सो hey guys, this is me विक्रम शर्मा साइनिंग इन बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे ऑन यूट्यूब। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नया दिन और नई शुरुआत। भाई मैं यार परेशान हो गया हूँ। टैक्स टैक्स टैक्स। भाई हम मिडिल क्लास सीधा सीधा टीसीएस और टीडीएस की ब्रैकेट में आते हैं और हम 30% हमारे पे टैक्स जो है चिपका दिया जाता है। और इसके अलावा प्रैक्टिकली ऑन एवरीथिंग व्हाट एवर यू बाय, फ्रॉम बिस्किट फ्रॉम पिन टू प्लेन, आप जीएसटी पे कर रहे हो। जीएसटी आप पे कर रहे हो भाई 28% तक टैक्स पे कर रहे हो यार आप। भाई इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीद लो, गाड़ियां खरीद लो, हर जगह सर्विस चार्ज, टैक्स, ये वो दुनिया भर का चल रहा है। पर क्या कभी आपने सोचा यार कि हम जो गाड़ी लेते हैं और उस गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते हैं यार, उस पर सरकार कितना टैक्स लेती है? क्यों बाहर की कंट्रीज में पेट्रोल जो है वो आधे रेट पे मिल रहा है और हमारे यहाँ पे जो है पेट्रोल वो 100 रुपये टच कर रहा है और डीजल जो है वो 90 रुपये में मिल रहा है दिल्ली में? तो भाई एक बड़ी छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं आपको बताता हूँ। तो भाई वो कहने को तो बहुत छोटी सी है यार, पर जब ये आप छोटा सा झटका जब बड़ा धमाका करता है ना, तो आप देख के हैरान हो जाओगे यार। भाई पेट्रोल, हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने मई में ये फिगर लॉन्च किया था कि भाई फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बड़ी बम्पर जो है वो पेट्रोल की और डीजल की कंजम्पशन होने वाली है। तो उन्होंने जो फिगर दिए आप सुन के हैरान हो जाओगे यार। पेट्रोल के जो रिलेशन में उन्होंने बोला कि भाई 9,40,000 बैरल्स पर डे की कंजम्पशन उन्होंने बताई है। 9,40,000 बैरल्स ऑफ पेट्रोल पर डे टू बी कंज्यूम्ड इन इंडिया, और एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। भाई इसका मतलब होगा कि 15 करोड़ लीटर आप जो है आप और हम मिलके पेट्रोल यूज करने वाले हैं पर डे पूरे देश भर में। और अगर इस पे सरकार अगर हमारे को 50% टैक्स, सरकार का टैक्सेशन इस पे 50% है, ये भी मैं आपको बता दूं। 50% टैक्स के हिसाब से अगर आप 100 रुपए का तेल डलवा रहे हो और 50 रुपए टैक्स पे कर रहे हो, तो भाई 750 करोड़ रुपए आप पर डे जो है वो सरकार को सीधा सीधा टैक्स दे रहे हैं हम और आप। समझ रहे हो? और अगर सालाना देखें तो भाई 2,75,000 रुपए का करोड़ का टैक्स हम पे कर रहे हैं। 2 लाख पौने 3 लाख करोड़ का टैक्स सिंपली ऑन पेट्रोल कंजम्पशन। अब आते हैं भाई डीजल गाड़ियों पे। डीजल के ट्रक्स चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, इतना कुछ चल रहा है। भाई सीधी सीधी बात है, 19 लाख बैरल पर डे की कंजम्पशन बताई गई है। 19 लाख बैरल पर डे की कंजम्पशन, 30 करोड़ लीटर पर डे का कंजम्पशन डीजल का। भाई 50% टैक्स के हिसाब से 1500 करोड़ का टैक्स जो है सरकार डेली बेसिस पे इस पे कमा रही है। और अगर साल की बात करें तो भाई ये पड़ता है 5.5 लाख करोड़, और दोनों का मिला दोगे आप तो 8.25 लाख करोड़ का टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑन पेट्रोल एंड डीजल पर एनम सरकार हमसे ले रही है। तो भाइयों आज का मुद्दा यही है कि यार क्यों सरकार जो है वो फ्यूल को, लिकर को, सिगरेट्स को जीएसटी के परव्यू में नहीं लेके आती? क्यों इसमें एक्साइज ड्यूटीज लग रही हैं? क्यों इसमें सेंट्रल सेल टैक्स लग रहा है? क्यों इसमें स्टेट टैक्स लग रहे हैं अलग अलग तरीके के? यार आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के ऊपर, क्योंकि फ्यूल एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को यार। तो भाई सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं कि यार पहले समझ लेते हैं कि जो तेल है वो उसकी फ्रॉम रिफाइनरी, फ्रॉम द क्रूड ऑयल स्टेज टिल द फाइनल पेट्रोल पंप पे जो हम लोग तेल डलवाते हैं उसके तक पहुंचने तक उसके क्या क्या कॉस्ट कंपोनेंट्स है, उसमें कौन कितना कितना पैसा हमारी जेब से निकाल रहा है यार। तो भाइयों सबसे पहले बात करते हैं हम जो क्रूड ऑयल का जो प्रोक्योरमेंट होता है प्लस शिपिंग एंड इंश्योरेंस, यानी कि जो हम लोग बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, हमारे देश में तो इतना तेल निकलता नहीं है तो हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं। तो भाई क्रूड ऑयल जो है वो 80 रुपए बैरल के हिसाब से अगर एवरेज कॉस्ट को पकड़े हम, तो भाई एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं यार। तो अगर हम 80 रुपए को अगर हम डॉलर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये अराउंड 7,600 रुपीज आता है। और अगर इसको हम 159 से डिवाइड कर लेंगे, ये 159 लीटर्स का रेट है, अगर हम इसको 159 से डिवाइड कर लेंगे तो भाई 43 रुपए लीटर की कॉस्ट आती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, क्रूड ऑयल जो हमारे देश में लाने की जो कॉस्ट है वो 43 रुपए पर लीटर है। भाई अब तेल आ गया आपका, अब अगला प्रोसेस चालू होता है उसका रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग का मतलब होता है फ्रॉम क्रूड टू पेट्रोल। क्रूड से उस पर कई प्रोसेसेस करके जो उसको पेट्रोल बनाया जाता है उस पर कितना खर्चा आता है? तो भाई मोटा मोटा जो है वो 2 से 3 रुपए लीटर की कॉस्ट होती है यार रिफाइनिंग प्रोसेस की। पॉइंट नंबर 3 जो इसका प्रोसेस नंबर 3 आता है, अब तेल बन गया आपका, अब उसकी फ्रेट और डिस्ट्रीब्यूशन जो आती है टू डिपोज, जो ऑयल डिपो, जो बड़े बड़े टैंकर के जो बड़े बड़े टैंकर्स लगे हुए देखे होंगे उन पे जो ये लोग सप्लाई करते हैं, वो आती है 50 पैसे से 1 रुपए लीटर की कॉस्टिंग आती है।
अगला पॉइंट आता है भाई ऑयल की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं और जो कंपनीज हैं उनका कॉस्ट ऑफ मार्जिन जो आता है उसको ले लेते हैं। तो भाई इसमें स्टोरेज आती है, इसमें ब्रांडिंग आता है, लॉजिस्टिक्स आता है, इसमें सप्लाई आता है, रिस्क आता है, इंश्योरेंस आता है, रिस्क को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस आती है, और प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड करने के बाद जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका जो लेके हम चलते हैं वो मोटा मोटा 3 से 5 रुपये लीटर का कॉस्ट आता है। फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको 4 रुपये लीटर पकड़ेंगे। भाई इसके बाद आता है सेंट्रल टैक्स। भाई सेंट्रल टैक्सेस में आते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेट्रोल पे भाई 19 रुपए से लेके 22 रुपए लीटर तक डिपेंड करती है यार, और डीजल पे वो 15 से 18 रुपए लीटर के करीब आती है। तो भाई फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन इसको 21 रुपए पकड़ लेते हैं यार, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई डीलर की कमीशन। तो जो पंप ओनर होते हैं उसको जो दिया जाता है वो पेट्रोल पे 3 से 4 रुपए पर लीटर दिया जाता है और डीजल पे 2 से 3 रुपए दिया जाता है। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसको 3 रुपए लीटर पकड़ेंगे। बाद में आते हैं भाई साहब स्टेट टैक्सेस। स्टेट टैक्सेस जो है इसमें वैट है, सेल टैक्स है, ये जो है ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होता है, लोकेशन वाइज कैलकुलेट होता है, और यह इसको लगाने के बाद एक बेस प्राइस आता है। तो पेट्रोल पे ये 20 to 30% होता है बेस प्राइस का, और डीजल पे 15 to 30% होता है बेस प्राइस का यार। तो इसकी अलग कैलकुलेशन है। तो इसके बाद फाइनली जो लगता है वो एडिशनल, वो जो स्टेट लगाती है वो एडिशनल सेस और चार्जेस लगाती है। तो इसमें रोड आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, प्लस सेस आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज करती है। 18 रुपये लीटर के करीब आप इसको पकड़ के चलो यार। जो हमारे को रफ जो मैंने कॉस्ट निकाली है रिसर्च करके वो 18 रुपये लीटर आती है। भाई इसमें बाकी सेस भी आते हैं जैसे अदर काइंड ऑफ सेस, ग्रीन सेस, स्टेट स्पेसिफिक सेस, चार्जेस। तो भाई कुल मिला के आप ये देख लो कि जो सारे जो टैक्सेस लगा के, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सब लगाने के बाद आप अराउंड 52%, 53% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो यार। तो भाई मोटा मोटा मैं अगर समरी करूं इसकी तो आपको समझ में आ गया होगा यार। जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जो होता है वो टोटल कॉस्टिंग का जो जिस रेट पे हम लोग तेल खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं, वो अराउंड 40% की कॉस्टिंग में आता है। और 50 to 60%, क्योंकि स्टेट टैक्सेस जो है मैं आपको बता दूं कि वो अपने अलग अलग हिसाब से अपने स्टेट लेवीज वगैरह चार्ज करती हैं। तो एनीवेयर बिटवीन 50 to 60% इज द चार्जेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई अगर 50-52% अगर स्टेट ने चार्ज कर लिए और 40% उन्होंने लिए, तो बाकी के जो 8% है वो बाकी के जो पेरिफेरलिया हैं उसके चार्जेस होते हैं। मार्केटिंग ले लो, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो भाई एक बार अपन ना कॉस्ट कार्ड में ऊपर लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मोटा मोटा। और एक बात और बता दूं कि ये मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च है, और भाई इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं फिगर्स, तो प्लीज़ माफ़ करना। और 90% एक्यूरेसी के साथ मैं आपसे जो भी बात करूँगा 90% से ऊपर ही एक्यूरेट होगा वो। तो भाई अगर हम पेट्रोल के कॉस्ट कार्ड की बात करें तो भाई क्रूड ऑयल जो आएगा वो मोटा मोटा 40-42 रुपये का आएगा, और रिफाइनिंग कॉस्ट जो आएगी वो 3 से 4 रुपये की आएगी। फ्रेट कॉस्ट जो आएगी, जो फ्रेट और ओएमसी जो चार्जेस होते हैं वो आते हैं 4 से 5 रुपये के बीच में। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो आती है भाई वो आती है 22 से 23 रुपये के बीच में। डीलर कमीशन 4 रुपये, और स्टेट वैट वगैरह 20-22 रुपये लगा के आपका जो तेल है वो अराउंड 100 रुपये पहुंच जाता है पेट्रोल। अब बात करते हैं अपन डीजल के कॉस्ट कार्ड की, वो भी मैंने ऊपर लगा दिया आपके लिए अलग से। तो डीजल में जो क्रूड ऑयल आता है वो सेम प्राइस आता है, अराउंड 40-42 रुपये का डीजल का आता है। रिफाइनिंग कॉस्ट 2 से 3 रुपये। फ्रेट एंड ओएमसी कॉस्ट जो आएगी वो आपकी 3 रुपये 4 रुपये आएगी। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसमें थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल, 18-19 रुपये 20 रुपये की आएगी वो, वहाँ पे आपकी आती थी 22 रुपये 23 रुपये। और डीलर कमीशन आपका आता है 2 से 3 रुपये। स्टेट वैट आता है इसमें 15 रुपये, जो कि वहाँ पे 20 रुपये था। तो कुल मिला के तभी आपका जो डीजल है वो स्टेट वैट का जो है वो 5-6 रुपये का वहाँ फ़र्क आ गया, और आपका जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का जो फ़र्क आ रहा है वो 4-5 रुपये का, 6 रुपये का वो फ़र्क आ रहा है। तो भाई यहाँ पे आके आपका डीजल जो है वो अराउंड 90 रुपये के करीब आ जाता है। तो भाई ये है कॉस्ट कार्ड पेट्रोल और डीजल का। और अब बात करेंगे हम जेनरिक मुद्दों की यार। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ यार कि जो हमारा जो ऑयल प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएटिंग क्यों होता है यार। गोल्ड प्राइसेस की तरह इसके भी प्राइसेस जो हैं अप डाउन क्यों होते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि यार जो रेट है एक बार फिक्स क्यों नहीं कर देती गवर्नमेंट। तो क्योंकि तेल हमारे यहाँ से नहीं आ रहा है, तेल बाहर से आ रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो उसके प्राइसेस होते हैं वो मैटर करते हैं। प्लस जो क्रूड ऑयल है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है यार अराउंड 40 से 42-45% तक वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी जो बेसिक कॉस्ट है जिस पे आप खरीद रहे हो यार। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर जरा से भी आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, अगर आपका कहीं लड़ाई लग गई, कुछ हो गया, तो भाई अगर आपका तेल ऊपर नीचे हो गया तो आपकी लंका लग जाएगी यहाँ पे। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी कंट्री की इकोनॉमी और आपकी जीडीपी और आपके जो इन्फ्लेशन और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है यार। तो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है आपका जो क्रूड ऑयल आप किस रेट पे खरीद रहे हो यार। भाई उसके बाद आता है क्या कहते हैं एक्सचेंज रेट।
भाई जब रेट बढ़ेंगे और आपकी जो सारी चीज़ें होंगी, इकोनॉमी डाउन जाएगी, या आपकी जो क्या कहते हैं रुपए की वैल्यू गिरेगी, गोल्ड रिजर्व आप कहीं यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो आप, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो भाई आपका जो है एक्सचेंज रेट जो है डॉलर टू रुपी या रुपी टू डॉलर जो आपका कन्वर्जन रेट है, अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो भाई अगर वो आपका रुपया गिर रहा है तो आपका जो है क्रूड ऑयल भी महंगा मिलेगा आपको, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे क्रूड ऑयल खरीदने के लिए देने पड़ेंगे। तो दूसरा फैक्टर जो है वो फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, बहुत बड़ा मैटर है यार। भाई टैक्सेस, अब टैक्सेस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो अपने 18-20% लेके साइड में हो जाती है, पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अलग अलग जगह से अपने अलग अलग टैक्स लगाती हैं यार। उनको उनके मूड में आता है यार हमें पैसे चाहिए, इलेक्शंस आ रहे हैं तो भाई इस पे 2 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, 3 रुपये डीजल बढ़ा दो। तो ऐसे करके वो लोग जो हैं वो फ्लक्चुएशन जो टैक्सेस की जो स्टेट गवर्नमेंट की है और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, ये बहुत मेजर फैक्टर है यार, राइट। और लॉजिस्टिक्स आपका जहाँ पे रिफाइनरी है वहाँ से जो आपके जो डिपोज अगर बहुत दूर हैं तो थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, बहुत पास है तो थोड़ा रेट कम हो जाएगा। तो भाई इन फैक्टर्स को भी आप अकाउंट करके चलो कि यार ये 3-4 फैक्टर्स जो हैं बहुत मैटर करते हैं आपके जो है डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस में। अब बात करेंगे हम भाई इनसे क्या इम्पैक्ट आता है एक आम आदमी की, मेरी और आपकी ज़िंदगी में और देश की इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन में, ग्रोथ रेट पे, जीडीपी पे, बहुत कुछ मैटर करता है। तो आओ इसी पे बात करते हैं। तो भाइयों जैसा मैंने भी बोला यार कि अगर सरकार इसको जीएसटी के अंदर ले आती है अगर फ्यूल को, तो इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है यार। तो आप समझ के चलो कि अगर फ्यूल प्राइसेस जो इंडिया में है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं भाई आपकी इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइसेस, आपकी परचेजिंग पावर, रुपी वैल्यूएशन एंड ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट करती है यार। और आपने देख ही लिया कि गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इसको नीचे ले आते हैं, अगर हम जीएसटी के परव्यू में ले आते हैं, और जीएसटी की आपको तो टैक्स रेट्स मालूम ही है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो अगर हम 52-53% के टैक्स ब्रैकेट से इसको उठा के नीचे ले आते हैं, तो अगर, क्योंकि इट्स नॉट अ लग्जरी आइटम, इट्स अ डेली नेसेसिटी, राइट। तो आप 28% की तो बात करोगे नहीं, आप बात करोगे इसको 12 या 18% की। तो मैं पकड़ रहा हूँ 12% अगर इसको कर दिया जाता है, और अगर आप 50% में से 12% निकाल देते हो, तो 38% जो आपके भाई साहब बचते हैं, यानी कि सीधे सीधे आपके 100 रुपये में से आपके 38 रुपये आपके कम हो जाएंगे पर लीटर। तो अगर 38 रुपये अगर आपके कम होते हैं तो 70 रुपये से नीचे आपको मिलेगा ये तेल। तो भाई अगर ये 70 रुपये से नीचे तेल मिलेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इसका क्या कंक्लूजन है, उस पर बात करते हैं। तो भाई अगर तेल सस्ता हो जाता है, जिसकी लाखों टनों में इसकी जो हमारी डेली कंजम्पशन है, तो भाई सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई जिस दर से बढ़ रही है, भाई अगर आपने श्रीनगर से सेब मंगाने हैं, आपने पंजाब से अनाज मंगाना है, दिल्ली आपने प्याज मंगाना है, आपने क्या कहते हैं महाराष्ट्र से, तो आप अगर 100 रुपये, अगर आप 90 रुपये डीजल अगर लीटर खर्च करोगे, और वहीं पे अगर आप 60 रुपये डीजल खर्च करोगे, तो 30 रुपये लीटर जो आपकी बचत होने वाली है भाई, वो लो प्राइसेस जो होंगे फ्यूल के, वो लो ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट होंगे, और आपका जो क्या कहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो आपकी जो नेसेसिटी जो है वो सस्ती हो जाएंगी। तो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास, मैं और आप भाई सस्ते रेट में, जो आज की रेट में टमाटर अगर 70 रुपये बिक रहा है, तो वो हमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें 40 रुपये मिलना शुरू हो जाए यार। तो भाई डिक्रीज इन इन्फ्लेशन इन फूड, कंज्यूमर गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो भाई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी में और हमारी परचेजिंग पावर पे और इन्फ्लेशन पे। एस्टिमेटेड इम्पैक्ट मेरे हिसाब से कम इन्फ्लेशन जो है वो 1 से 1.5% कम हो जाएगी इसमें। तो अगर आज हम अपनी इन्फ्लेशन 7-7.5% की अगर हम बात कर रहे हैं, भाई मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं, बट आई थिंक इट इज 7-7.5, और इसको जो गवर्नमेंट नीचे लाने की बात कर रही है, 6.5% पे लाने की बात कर रही है, तो अगर ये कर देती है तो भाई आप वैसे ही आप 5.5-6% पे आ जाओगे, और ये बहुत बड़ा बून होगा इकोनॉमी के लिए। भाई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात करें, यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो नेसेसिटी गुड्स हैं, भाई वो जब फ्यूल प्राइसेस कम होंगे तो ऑब्वियसली यार ट्रांसपोर्टेशन कम होगी, भाड़ा कम लगेगा तो पर किलो का रेट कम होगा यार। तो भाई फूड, कंज्यूमर गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सब कुछ जो है, दिस विल लीड टू अ चीपर एंड अफोर्डेबल गुड्स एंड अ बेटर लाइफस्टाइल एंड अ बेटर हेल्थ और बेटर अफोर्डेबिलिटी टू द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास लाइक यू एंड मी। गवर्नमेंट को यहाँ पे फ्रीबीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। अगर आपको माल सस्ता मिलना पड़ेगा, अगर आप सपोज करो कि आप अपने 1000 रुपये में 10 किलो सब्जी लेके आते थे, आज उसी 1000 रुपये में आप जो है 15 किलो सब्जी लेके आओगे,
तो भाई आपकी जो है, मेरी और आपकी, आम आदमी की जो है वो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी अगर फ्यूल के प्राइसेस कम हो गए। डायरेक्टली इंपैक्ट करती है ये चीज़। तो भाई लो फ्यूल प्राइसेस, लो ट्रांसपोर्टेशन, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज एंड मोर डिस्पोजेबल इनकम। तो भाई जब हमारे पास मोर डिस्पोजेबल इनकम होगी तो हम अच्छा खाना, भरपूर मात्रा में खाना, कोई भूखा नहीं मरेगा यार हमारे देश में। तो भाइयों आपने देखा यार कितने सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा मैं आपको और बताता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो हमारे जो देश को इम्पैक्ट करेगा। अभी तो मैं आम जनता के लिए बात कर रहा था, मैं देश के लिए बात करता हूँ कि भाई अगर अगर सरकार डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम कर देती है तो सीधा-सीधा इम्पैक्ट आएगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। भाई कैसे होगा, कैसे बूस्ट होगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ? भाई लोअर इन्फ्लेशन होगी, रेट्स कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगी, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस बढ़ेगी यार। समझ रहे हैं आप? तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह है कि जब कंज्यूमर के पास इंक्रीज स्पेंडिंग पावर होगी तो वो जो उस पैसे से, क्योंकि सस्ता माल, जब आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा तो आप उस जो सरप्लस मनी है उसको आप नॉन एसेंशियल आइटम्स में खर्च करोगे, और नॉन एसेंशियल आइटम्स में खर्च करने के बाद जो नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो जो लग्जरी इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, उनको बूस्ट मिलेगा और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी यार। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के प्रोस्पेक्ट बढ़ेंगे यार, इन्फ्लेशन कम होगी, स्टेबल फ्यूल प्राइसेस होंगे, और तो ये प्रमोट करेगा भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यार। क्योंकि यार जब आप जीएसटी में लेके आओगे ना तो एक स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, फिर फ्लक्चुएशन कोई नहीं होगी आपकी। आप मोटा मोटा एक रेट में आ जाओगे और आपका एक स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा यार। इसके बाद ओवरऑल जब चीपर गुड्स होंगे तो ग्लोबल हमारी जो कंपेटिटिवनेस है वो भी बढ़ेगी यार। हमारे जब जब हमारा जो रेट कम होगा, हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे, हम सस्ते होंगे तो हम ग्लोबल मार्केट में भी compete करेंगे, चाइना जैसे कर रहा है यार। समझ रहे हो? तो ये सारे जो हैं बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, पर देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो। सबसे बड़ा जो चैलेंज है यार वो है जो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, उसको बहुत मेजर रेवेन्यू लॉस होता है यार भाई। पर उस रेवेन्यू लॉस को अगर एक पूरा करना चाहें तो ये इनको सोचना पड़ेगा कि यार कैसे वो जो रेवेन्यू लॉस है उसको, शॉर्ट टर्म लॉस को लॉन्ग टर्म गेन में कैसे बदला जाए। तो भाई जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जब उनका रेवेन्यू कम होगा तो उनकी बोरिंग बढ़ेगी यार, उनको उधार लेना पड़ेगा सेंटर से। तो स्टेट गवर्नमेंट्स, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ यार, 2017 में ये जीएसटी का जो आया था, जुलाई में आया था, उस तब से इसकी बात चल रही है कि यार फ्यूल को जो है वो जीएसटी में लेके आया जाए। पर स्टेट गवर्नमेंट जो हैं, ये सेंटर ने प्रपोज किया था, पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको अलाउ नहीं कर रही हैं। यही रीज़न है, क्योंकि अगर वो अलाउ कर देंगे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो उनकी बोरोइंग्स बढ़ जाएंगी यार, उधार खाती में बढ़ जाएगा यार। तो उनकी जो जो सरकार है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में नहीं कर पाएगी, वो डर रहे हैं इस चीज़ से। पर ये जो है इनिशियल स्टेज पे होगा, पर लॉन्ग टर्म में जब आप इसको देखोगे तो फिर जो है ओवरऑल इकोनॉमी ग्रोथ पे जाएगी यार। तो भाई, और इसको पूरा करने के लिए एक तरीका और है, आप पोटेंशियल एडिशनल सेस लगा सकते हो यार। गवर्नमेंट कुछ हद तक अपने अपने परसेंटेजेस को और बाकी टैक्सेस को थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि जो ओवरऑल इम्पैक्ट आए वो आपका थोड़ा सा कम हो जाए यार। तो ये मोटे मोटे दो चैलेंजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेस कर रही हैं यार। तो भाइयों देखा आपने यार, मोटा मोटा सिर्फ एक तेल के प्राइसेस को कम कर लेने से हमारे कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा होने वाला है। तो एक रिकैप मारते हैं भाई। आप देखो, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, कंज्यूमर गुड्स हो जाए, आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो जाए, आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म हो जाए यार, ये सारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत मेजर तरीके से बेनिफिट में आ जाती है यार, सिर्फ एक फ्यूल कॉस्ट को कम कर लेने से यार। भाई ट्रांसपोर्टेशन कम करोगे तो रिड्यूस कॉस्ट होगी, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट जो होगी वो फ्रेट चीपर होगी, तो आपके आपके गुड्स एंड सर्विसेज आपकी सस्ती हो जाएंगी। एग्रीकल्चर होने से यार आपकी जो है वो लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से जो प्रोड्यूस है वो भी जो फार्मर को है वो बेनिफिट होने वाला है यार। भाई अगर आपका डीजल सस्ता होगा तो वो प्रोड्यूस भी सस्ता होगा यार, डीजल खेतों में भी लगता है यार जनरेटर चलाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यार। मैन्युफैक्चरिंग देख लो आप यार, आपकी जो है वो इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कोई रॉ मटेरियल ले रहे हो, वो रॉ मटेरियल गाड़ियों से आ रहा है, वो गाड़ियाँ जो है जब वो कम सस्ते तेल पे चलेंगी तो उसका भी भाड़ा कम होगा, भाड़ा कम होगा तो यार आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। आप ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाओगे, ना सिर्फ आप अपनी लोकल मार्केट में जाके ग्लोबल मार्केट में भी आप काफ़ी कंपेटिटिव हो जाओगे यार। भाई ट्रैवल एंड टूरिज्म को तो आप भूल ही नहीं सकते यार। इससे पहले कंज्यूमर गुड्स की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स भी यार, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो यार आपको चिप्स और ये अंडे वंडे सब आपको सस्ते मिलने वाले हैं। और ट्रैवल एंड टूरिज्म यार, जो मेन जो टॉपिक था यार, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है आपकी लो फ्रेट से और लो कॉस्ट से आपका जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो भी सस्ता होगा, आपको बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट, हमारे जो देसी लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं वो तो करेंगे करेंगे भाई, इंटरनेशनल टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा हमारा। तो तेल को कम करने से
एक आपके वेन्यू को पे एक तरफ से लॉस उठा के अगर आप चलते हो तो आपके बहुत सारे एवेन्यूज दरवाजे खुल जाते हैं आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है यार, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं यार। तो एक बाजी ऐसी मारो जिसमें आप हारते हुए नजर आओ, बाकी 7 जो पासे ऐसे पड़ेंगे जो आपको जिता देंगे यार। तो भाइयों ये था मेरा आज का टॉपिक, पर इससे पहले बात कर लेते हैं। तो हमारी जो सरकार है वो डर रही है यार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को यार कंट्रोल होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर यार। उनको कन्विंस करो यार कि भाई लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट को मत देखो यार। तो भाइयों आज का टॉपिक आप मुझे बताना कैसा लगा, और अगला टॉपिक प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि कौन सा टॉपिक पे आप बात करना चाहोगे मेरे साथ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसी तरह के मैं आपको और बढ़िया बढ़िया टॉपिक जो है, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता रहूँ। तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। और अपने वीडियो को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ विद द प्रॉमिस टू कम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो टुमारो अगेन। Adios amigos, my friends. Bye bye.